जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होम टू इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट मैमल दी वन हॉर्न राइनोस। ऑप्शन 1 is काजीरंगा सेंचुरी, ऑप्शन 2 is जल्दापाड़ा सेंचुरी, ऑप्शन 3 is नागार्जुना रिजर्व, ऑप्शन 4 is मानस सेंचुरी एंड ऑप्शन 5 is टाडोबा अंधेरी रिजर्व. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑप्शन आर 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 1, 2, 4 and 5 ओनली, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव. Let's look at the answer. The correct answer is B, that is 1, 2 and 4 only. काजीरंगा, जल्दापाड़ा एंड मानस सेंचुरी. सबसे पहले अगर बात करें वन हॉर्न राइनोस की, तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैमल है. अगर ये सेकंड लार्जेस्ट है तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा मैमल है? फर्स्ट लार्जेस्ट मैमल है आपका एलिफेंट. ठीक है, तो ये असम पहले एक टाइम पे ये पूरा गैंगेटिक प्लेन्स में पाया जाता था, परंतु जैसे जैसे आपका एनवायरमेंटल इसका हैबिटेट डिग्रेड हुआ, उसकी वजह से अभी ये कुछ ही प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रिस्ट्रिक्टेड रह गया है, जिनमें से काजीरंगा और मानस आपका असम में है और जल्दापाड़ा सेंचुरी आपका वेस्ट बंगाल में है. ठीक है, नागार्जुन रिजर्व आपका बेसिकली आंध्र प्रदेश में है और ताडोबा अंधेरी रिजर्व आपका महाराष्ट्र में है. ठीक है, अगर हम इस इंडिया के मैप पे अगर ये लोकेट करना चाहें इन 4 से 5 रिजर्व्स को, तो ये देखिए आपका ये असम है, यहाँ पे काजीरंगा है और यहाँ पे मानस है. वेस्ट बंगाल का भी हम अलग से मैप देखें, उसमें आपका यहाँ पे जल्दापाड़ा आपका रिजर्व है, जिनमें राइनो वन हॉर्न राइनो पाया जाता है. ठीक है, और जो नागार्जुन श्रीशैलम है वो बेसिकली एक टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में. इस मैप में बेसिकली तेलंगाना को डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिखाया गया, बट अब उसके विभाजन के बाद ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में लाई करता है. ठीक है, और टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में आता है. ठीक है, वन हॉर्न राइनोस के अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें, तो वन हॉर्न राइनोस का IUCN स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में के शेड्यूल 1 में आता है. आइए अब इन थोड़ा काजीरंगा, मानस, इनको डिटेल मैप में हम लोग देख लेते हैं एक बार. ये आपका असम का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज का मैप है और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेकंड नंबर पे आपका ये काजीरंगा है और थर्ड नंबर पे मानस है. तो इस असम के मैप में, जैसे हमने बड़े मैप में भी देखा, तो ये रहा आपका काजीरंगा. ठीक है, ये काजीरंगा प्रोटेक्टेड एरिया है और ये जो थर्ड नंबर पे है ये है आपका मानस नेशनल पार्क. ठीक है, अब हम नेक्स्ट 2 और देख लेते हैं. ये आपका वेस्ट बंगाल का मैप है, इसमें आपका आप देखेंगे थर्ड नंबर पे जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है और अगर मैं इसे एनलार्ज करूँ तो ये देखिए ये है आपका जल्दापाड़ा नेशनल पार्क्स. इस स्लाइड में और भी सारे वेस्ट बंगाल के ऑलमोस्ट सारे प्रोटेक्टेड एरियाज दिए गए हैं. ठीक है, तो आप उनको पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं. ये अब हम आते हैं अपने अगले रिजर्व पे, जो था नागार्जुन श्रीशैलम. ये देखिए 18 नंबर पे आपको यहाँ पे नागार्जुन श्रीशैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिख रही होगी. ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया, ये टाइगर रिजर्व भी है और नागार्जुन श्रीशैलम ये एरिया वाइज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का. ठीक है, ये 18 नंबर पे आपको दिख रहा है. ठीक है, ये वाला तेलंगाना वाला पार्ट है अब बेसिकली. और अगर हम देखें, लास्ट हमारा था आपका टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व. तो ये आपका आप देखेंगे 6 नंबर पे टाडोबा नेशनल पार्क और 8th नंबर पे अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखा रहा है. तो ये वाला जो एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया, ये बेसिकली टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है. तो इसमें महाराष्ट्र के सभी प्रोटेक्टेड एरियाज कवर किए गए हैं, तो आप पॉज करके भी इनको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. With reference to earthquake, consider the following statement. First is, majority of earthquakes around the world occur at the boundaries of the lithosphere plates. Second, the state of Assam, Himachal Pradesh and Bihar are some of the most earthquake prone in India. We have to identify the correct statement, and the correct statement are C, both 1 and 2. Next, the state of Assam, Himachal Pradesh and Bihar are some of the most earthquake prone in India. We have to identify the correct statement, and the correct statement are C, both 1 and 2. Next, the state of Assam, Himachal Pradesh and Bihar are some of the most earthquake prone in India. We have to identify the correct statement, and the correct statement are C, both 1 and 2. Next, the state of Assam, Himachal Pradesh and Bihar are some of the most earthquake prone in India. We have to identify the correct statement, and the correct statement are C, both 1 and 2.
2। तो एक एक करके थोड़ा ब्रीफ पहले बेसिक थोड़ा डिस्कस कर लें। पहले हम लिथोस्फेरिक प्लेट की बात कर रहे हैं, जिस जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका दिया हुआ था। तो बेसिकली हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है या हमारा अर्थ है वो बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे इनर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। ठीक है, तो लिथोस्फेयर बेसिकली क्या होता है, क्रस्ट और जो मेंटल का अपर मेंटल है उसका जो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, उससे मिलकर आपका लिथोस्फेयर बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रस्ट एंड अपर मेंटल मेंटल अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल पार्ट। ठीक है, अब जो मोस्ट प्रोन एरियाज हैं, तो इंडिया को स्पेसिफिकली 5 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। वो हम इस मैप की सहायता से आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो 5th जोन नंबर 5 है, जो डार्क मैरून कलर से आपको दिखाया गया है, वो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है। और यहाँ पे जो जो स्टेट ऑप्शन 2 में दिए गए वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ऑलमोस्ट वो नॉर्थ ईस्ट आपका पूरा और जो हिल स्टेट है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी हिमालयाज़ है ना, इंडियन प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड कर रही है, कन्वर्जन कर रही है, और इसी की वजह से आपके हिमालयाज़ फॉर्म हुए। और इसीलिए ये रीज़न आपका द जोन 5 में आता है, जो आपका बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, अगर हम ये तो हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। अगर हम वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक अगर हम बात करें, तो आपका जो 60% अर्थक्वेक हैं वो जो रिंग ऑफ फायर जिसे आप जानते हैं, या सरकम पैसिफिक बेल्ट, उस रीजन में आते हैं। ठीक है, और आपका 20% आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट वाले रीजन में आते हैं अर्थक्वेक, और 15% आपका मिड ओशियनिक बेल्ट में आते हैं, और रिमेनिंग 5% आपके हॉटस्पॉट रीजन्स में आते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following are the probable causes behind the occurrence of tsunami around the world? A. Landslide. Second option, volcanic eruption. Third, meteorite falling. Fourth, earthquake. Fifth, movement of fault block on seabed. So we have to identify the correct statement. So option are given here. So the correct answer would be D. That is, all of these all are the probable cause of the tsunami. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Consider the following statement. Percentage of area prone to flooding in India is the highest in the state of Bihar. Second, in some part of the West Bengal, flood are caused by tidal effects. Which of the statement are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. So the correct answer would be two only. That is B. ठीक है, क्योंकि आपका जो एरिया प्रॉन है बिहार, आपका फ्लडिंग फ्लडिंग प्रॉन एरिया तो है, बट हाईएस्ट नहीं है ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे आता है। और वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं बहुत सारी नदियाँ उसमें फ्लो होती है, तो उनकी वजह से और उसमें टाइडल इफेक्ट्स की वजह से भी आपका फ्लडिंग प्रॉन रहता है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट फ्लडिंग प्रॉन एरिया इंडिया में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, और बिहार आपका सेकेंड लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। With reference to the tropical cyclone, consider the following statement. The eye of the cyclone is usually the area which has the highest turbulence. Second, pressure is found to be very high at the center of the cyclone. Third, the vertical cloud with strong wind surround the area of the eye of the tropical cyclone. We have to identify the correct statement. One only, two only, three only, none of the above. The correct answer would be three only. फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द आई ऑफ द साइक्लोन इज द एरिया विच हैज़ हैविंग द हाईएस्ट टर्बुलेंस, जबकि इसका उल्टा होता है। जो आई होती है साइक्लोन की वो काम रहती है, ठीक है, वो बहुत शांत रहती है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है। और जो प्रेशर होता है वो लो होता है सेंटर में, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो इंडियन ओशियन रीजन में है हम उसे साइक्लोन कह रहे हैं, ठीक है। जो चाइना वाला रीजन है उसे हम टाइफून कह दे रहे हैं, और जो आपका नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है उसे हम हरिकेन कहते रहे हैं। तो ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन के ही रीजन वाइज नाम है, ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ये
ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही आएंगे, यानी 0 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। तो 4 चीज़ें हमें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को कोरोलिस फोर्स का होना, अगर कोरोलिस फोर्स की प्रेजेंस होगी तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका जनरेट होगा, ठीक है। और जैसा हम जानते हैं कोरोलिस फोर्स इक्वेटर पे 0 होता है, ठीक है। तो इसीलिए इक्वेटर के विद इन 5 to 8 डिग्री आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट नहीं होते हैं। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि इक्वेटर से कुछ डिस्टेंस के बाद आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो कोरोलिस फोर्स है, जो इक्वेटर की, जब हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो आपका उस हिसाब उस जैसे हम बढ़ते हैं तो उस हिसाब से आपका कोरोलिस फोर्स इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके 5 to 8 डिग्री से 30 डिग्री के या ट्रॉपिकल रीजन तक आपके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये है पहली बात कि प्रेजेंस ऑफ कोरोलिस फोर्सेस नेसेसरी। उसके बाद जैसे कि अब ट्रॉपिकल रीजन है तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो प्रॉपर मात्रा में आती है, डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर हीट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लार्ज सी सरफेस एरिया है। तो सेकंड कंडीशन यही कहती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन उसी रीजन में आएगा जहाँ लार्ज सी सरफेस एरिया हो और टेम्परेचर आपका हाइयर हो, किससे, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, ठीक है। 2 कंडीशन क्लियर होगी। अब जब टेम्परेचर इतना इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है। इवेपोरेट होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब यही हमारी थर्ड क्राइटेरिया है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, जो हमारा स्टेटमेंट में भी गिवन था कि हाई प्रेशर था, बट वो गलत था, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होने के लिए एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया का होना आवश्यक है, ठीक है। तो पानी गर्म हुआ, पानी इवेपोरेट हुआ और वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, जब पानी ऊपर जाता है तो टेम्परेचर रिड्यूस होने से पानी आपका, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो इवेपोरेट हुए थे, वो आपके ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो ठंडे होंगे तो क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस जब, ठीक है, यही प्रोसेस जब तेज हो जाता है, ठीक है, ये जो वाटर का इवेपोरेट होना, ठंडा होना, फिर नीचे आना, उसका क्लाउड बन जाना, यही प्रोसेस जब इंटेंसिफाई हो जाता है या तीव्र हो जाता है तो यहाँ पे हमारी चौथी कंडीशन आती है कि आपका जो वर्टिकल विंड स्पीड है उनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और जो वो लो प्रेशर एरिया के अराउंड घूमना शुरू कर देती हैं विंड्स आपकी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जो लो प्रेशर एरिया है वो आपका बेसिकली उसके अराउंड घूमना शुरू कर देती है, ठीक है। और फिर वो लैंड की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि लो प्रेशर टू हाई प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। अब जैसे ही वो साइक्लोन लैंड की तरफ जाता है तो ऑल्दो वो हैवी डिस्ट्रक्शन करता है कोस्टल एरियाज में, बट जैसे जैसे वो लैंड एंटर होता है तो उसमें क्या होता है, पानी खत्म होता है, क्योंकि पानी तो है नहीं है लैंड पे, तो उसकी वजह से वो वीक होता जाता है और अंत में फिर लैंड पे जाके ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पानी उसे नहीं मिलता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो क्राइटेरिया हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और एक और चीज़ इसमें रहेगी कि जो आई जैसे हमने बताया कि बहुत काम होती है, और आई का डायमीटर आप देखेंगे 10 से 100 किलोमीटर के बीच में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following best describe the term mass wasting? Option A, natural accumulation of soil and rock on slopes. Option B, natural removal of soil and rock from slope. Natural removal of soil and rock from flatland. Natural accumulation of soil and rock on flatland. The correct answer would be B, natural removal of soil and rock from the स्लोप। जो आपका भूस्खलन होता है उसकी बात कर रहा है, उसी को ही मास नेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने हिमालय रीजन में या वेस्टर्न घाट रीजन में देखा होगा कि ड्यू टू ग्रेविटी और भूस्खलन होता रहता है, ठीक है। बट जो नेचुरल रिमूवल के प्रोसेस को मास वेस्टिंग कहते हैं। जब इस प्रोसेस को ट्रिगर किया जाता है, यानी तीव्रता प्रदान की जाती है, किसकी वजह से, लुब्रिकेटिंग मीडियम की वजह से, जैसे वर्षा होगी, बारिश होगी, या ऊपर से पानी नीचे किस तरह से फ्लो हो रहा है, तो उसको फिर हम कह देते हैं सॉलिफिकेशन। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सॉलिफिकेशन क्या है, कि ट्रिगर कर देता है लैंडस्लाइड को, यानी उसकी तीव्रता बढ़ा देता है, ठीक है। 87 क्वेश्चन कहता है कि नर्मदा इज द लार्जेस्ट
वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। और स्टेटमेंट 2 कहता है कावेरी रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट इज वन ओनली, बिकॉज नर्मदा तो यस, जैसे हमें पता है कि अरेबियन सी में आपकी ड्रेन होती है, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा रिवर। तो ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में। बट कावेरी आपकी लार्जेस्ट रिवर बेसिन नहीं बनाती है पेनिनसुलर इंडिया में। आपका लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है गोदावरी रिवर का है पेनिनसुलर इंडिया में। और अगर हम ओवरऑल बात करें इंडिया की, तो ओवरऑल आपका लार्जेस्ट रिवर बेसिन है आपका बेसिकली गंगा, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का, ठीक है, तो गंगा रिवर का, सॉरी, ठीक है। तो नर्मदा जैसे हमने डिस्कस किया लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग रिवर है, और ये आपका पेनिनसुलर इंडिया में वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक से, ठीक है, और वहाँ से फिर ये रिफ्ट वैली बनाती हुई विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में आती है, ठीक है। तो 3 स्टेट कवर करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। गोदावरी, जहाँ हम अगर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी आपकी बेसिकली ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र से फ्लो होती है, रिवर बेसिन जो है इसका। 88 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स प्राइमली प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया? ऑप्शन 1 कोरिया इन उत्तर प्रदेश, गोंड इन तमिलनाडु, गार्सिया इन राजस्थान, खोंड इन ओडिशा। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट 1, 2 and 4, 1 and 4, 2 and 4, 1, 3 and 4। करेक्ट आंसर वुड बी 1, 2 and 4, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात हो रही है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन सबसे पहले समझ लेते हो। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उतना ही पुराना है जितना हमारी एग्रीकल्चर है या कृषि हमारी जितनी पुरानी है, तब से शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका प्रिवेलेंस में है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले एक जो लैंड होता है जिस पे कोई फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, उसको काटा जाता है, उसको जलाया जाता है, ठीक है, और फिर उस पर नहीं, उसको क्लियर किया जाता है बेसिकली, और उस पर फिर आपकी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। फिर जब वो फसल काट दी जाती है तो उस फसल को वो आप जला दिया जाता है, और फिर वो नेक्स्ट लैंड पे चले जाते हैं। तो इसी हिसाब से लैंड वो स्लैश एंड बर्न टेक्निक का यूज़ करके वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं। जो गलत ट्राइब थी वो थी गार्सिया थी, क्योंकि गार्सिया बेसिकली शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं है। राजस्थान की जो ट्राइब है, बट वो हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग से रिलेटेड है। बाकी ट्राइब्स करेक्टली मैच थी। 89th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सेंसस ऑफ 2011 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First, Uttar Pradesh showed the highest percentage change in population and decadal change by residents from 2001 to 11. Second, no state and union territory showed negative growth in population between 2001 to 2011. We have to identify the correct. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो आपका करेक्ट आंसर है डी, नाइदर वन नॉट टू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत है। उत्तर प्रदेश ने आपका बेसिकली हाईएस्ट परसेंटेज चेंज नहीं शो किया था। आपका जो दादर एंड नगर हवेली है, यूनियन टेरिटरी है, उसके द्वारा हाईएस्ट परसेंटेज चेंज शो किया गया था पॉपुलेशन एंड डेकेडल चेंज में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, एंड द टाइम पीरियड वुड बी बिटवीन 2001 to 2011, दैट इज़ 55.9%। तो ये याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव ग्रोथ आपकी नागालैंड के द्वारा शो की गई थी, दैट इज -0.6%। तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नोन रिजर्व ऑफ मैंगनीज ओर इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इंडिया highest concentration of manganese ore is found in Karnataka. Third, majority of the manganese produced in India is exported. We have to identify the correct 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, none of the above. The correct answer would be D, none of the above, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया आपका लार्जेस्ट रिजर्व नहीं प्रोड्यूस करता मैग्नीज ओर का, बल्कि जिम्बाब्वे है आपका बेसिकली फर्स्ट नंबर पे। यहाँ आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे, हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मैग्नीज ओर रिजर्व। और जो हाईएस्ट अगर स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें मैंगनीज ओर की इंडिया में, तो उड़ीसा सबसे पहले स्थान पे है, और उसके बाद कर्नाटका एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट। और हम ऑलमोस्ट सब एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम 4/5 पार्ट तो हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और सिर्फ या लेस देन 1/5 पार्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद।